नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माइनर ब्रेन्स, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे सेशन, सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से। अगेन, इन तीनों ही माध्यम को कितने भी दिन तक, कितनी भी बार यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि माइनर ब्रेन्स आपको न सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जामिनेशन में हेल्प करता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाता है। अगर आपको ये सारी बातें सुन के अच्छा लगा तो प्लीज नीचे लाइक बटन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि वो अगर दबता रहेगा तो हमें अच्छा लगता रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो क्या कर रहे थे हम लोग, आपको अच्छे से पता है, कक्षा 10वीं की गणित जो है, मैथ्स जो है आपकी, उसकी जो तैयारी है वो आप और हम मिलके कर रहे हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में कहावत है, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। सुनी है आपने ये कहावत, जिसका लिटरल मीनिंग होता है, जिसका असल तब जो सेंटेंस है उसका मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज पहले ही कुछ गलत हो चुका है, कुछ डरा चुका है, तो उसके बाद आप बहुत सोच समझ के काम करते हैं। यह कहावत यहां क्यों कही गई? क्या सर अपना हिंदी का ज्ञान यहां पे शो ऑफ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज का जो चैप्टर है जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। कक्षा 9वीं, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। बड़ा चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, काफी ज्यादा टफ या डराने वाला चैप्टर कंसिडर किया जाता है कक्षा 9th में, क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बहुत ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं उससे, ऊपर से बहुत बड़ा चैप्टर है। तो जब क्लास 10th में इस चैप्टर का नाम आता है तो काफी बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं कि सर जैसे 9th में इस चैप्टर ने थोड़ा सा परेशान किया था, क्या 10th में भी ये चैप्टर परेशान करेगा? तो मैं आपको ये बता दूं अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ कि नहीं करेगा भैया, क्योंकि 10वीं में यह चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, स्कोरिंग है और इजी है। तो जो शब्दों का मैंने प्रयोग किया उनको आप दोबारा एक बार सुने और समझें कि ये चैप्टर आपके लिए इस बार मतलब 10वीं में ज्यादा समस्याएं खड़ी नहीं करेगा। इट वुड बी अ केक बाक फॉर यू, इस यह केक पर चलने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम क्या कवर अप करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है यहां पे कि हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब ग्राफ के माध्यम से या फिर चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ग्राफ, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ और उसके जीरोस में क्या कनेक्शन है, कैसे हम उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, उस पर हमारा ध्यान रहेगा। और उसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी 2.1, उसको सॉल्व करने का हम यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हमारा यहाँ पे आज लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, किसके बाद क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। कलम मैंने हाथ में ले ली है, आपने भी अपनी कलम उठा ली होगी, ऐसी मेरी आशा है। नोटबुक रेडी है। चलिए थोड़ा सा प्रीवियस बैकग्राउंड जो है हमारा क्लास 9th का वो रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड उनकी डिग्री के बारे में पढ़ा है। आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था अच्छे से क्लास 9th में, और उसमें भी विशेष कर आप किस पे ध्यान दे रहे थे? ऐसे पॉलिनोमियल पे जो कि एक वेरिएबल वाले होते हैं और उनकी डिग्री। अब डिग्री क्या होता है अगर मैं आपको याद दिला दूं तो जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल के किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल यहां पे आपको दिए गए हैं। 4x + 2, x की हाईएस्ट पावर है 1 तो डिग्री हो गई 1। नेक्स्ट है 2y² - 3y + 4, पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री हो गई कितनी? 2। तीसरा यहां पे एग्जांपल है 5x³ - 4x² + x - √2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल है यहां पे डिग्री 3 वाला, ये थोड़ा सा व्यक्ति को कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मान के चलते हैं कि भैया पॉलिनोमियल में रूट कैसे आ गया, रूट आ गया तो वो पॉलिनोमियल कैसे रह गया। क्योंकि आपने जब ये चैप्टर 9th में सॉल्व किया है तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं कि कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब
यहां पे जो कंफ्यूजन होता है आमतौर पे, जब आप जो ये होता है कंफ्यूजन, वो उसको होता है, उस व्यक्ति को होता है जो कि कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ थोड़ा सा रट्टोफाई भी कर लेता है कि रूट आया मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। रूट आ सकता है लेकिन केवल संख्या के साथ। वेरिएबल की पावर या वेरिएबल में अगर रूट आ गया तब तो वो पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, पर नंबर में आ गया, संख्या में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पॉलिनोमियल बनने के लिए जो वेरिएबल है उसका नेचर चेक किया जाता है, कोएफिशिएंट्स का नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि कई बार नहीं तो व्यक्ति क्या बोलता है कि सर रूट वाला है मतलब ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। रूट वाला अगर नंबर है, पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट है किसी भी वेरिएबल का तो चलेगा, तो चाल से, परंतु जो वेरिएबल हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे, उनकी जो पावर रहेगी वो हमेशा क्या रहती है, जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो रहती है होल नंबर। ठीक है, चलिए यहां पे पावर कितनी है, पावर है 3, हाईएस्ट पावर है 3। वैसे पावर 2 भी उपलब्ध है पर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री हो गई 3। अब यहां देखिए यहां पे क्या है सर, यहां पे भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हो जाएगी 6। तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया यहां पे डिग्री का। एक्सप्रेशन लाइक कुछ एक्सप्रेशन जहां पे आपका वेरिएबल कैसा हो जाता है, ऐसे या तो डिनोमिनेटर में आ जाता है या फिर ऐसी पावर वाला हो जाता है जो कि होल नंबर नहीं है। जैसे यहां पे रूट वाला हो गया, यहां डिनोमिनेटर में आ गया, तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो ये थोड़ा सा पिछले क्लासेस से आपका रिवीजन हो गया। और देखो यहां पे एक पूरा जो हमने समय था हमारा, कुछ एक इंपॉर्टेंट समय हमारे जीवन का हमने व्यतीत किया आज इस सेशन में, क्या आइडेंटिफाई करने में, डिग्री। तो मतलब साफ है इशारा यहां पे सवाल बनाने वाले का या फिर कॉन्सेप्ट बनाने वाले का कि डिग्री पे आपका थोड़ा फोकस रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि डिग्री क्या होती है। अगर डिग्री के बारे में मतलब लाइफ में जो डिग्री करनी है वो नहीं, ये पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में कोई भी डाउट है तो मेरा निवेदन है आपसे, कक्षा 9वीं के जो हमारे सेशंस हैं वो जाके एक बार देखिए ताकि डिग्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। मैंने प्रयास तो किया लेकिन समय अपने पास आपको पता है लिमिटेड रहता है, तो अपन ने थोड़ा सा समझा दिया, लेकिन अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो बिल्कुल देखिए, आपको समझ में आएगा। चलो अब यहां पे आप पढ़ने वाले हैं डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का जो हम क्या कहते हैं उसको नामकरण किया गया है, जो उनको एक ग्रुप बनाया गया है वो आप समझने वाले हैं अब। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे आप कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं, जैसे 2x - 3, √3x + 5, y + √2, x - 2/11, 3z + 4, 2/3 u + 1। देखो यहां पे सवाल बनाने वाले ने या कॉन्सेप्ट बनाने वाले ने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दिए और बहुत ही एक अच्छी रेंज दी है कि किस तरीके से हो सकता है। कुछ बहुत सिंपल वाले दे दिए, कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स दे दिए, कुछ देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे दिए। अब आप में से कुछ लोग कुछ देर पहले जो मैंने बात कही वो सुन के बोलेंगे कि सर ये कैसे पॉलिनोमियल है, आपने तो कहा था रूट नहीं आएगा वेरिएबल पे। अगर आप ध्यान से देखें तो जो रूट है वो कहां खत्म हो रहा है, 3 पे, उसकी इतनी सी भी लाइन x पे नहीं आ रही है, मतलब x रूट के अंदर नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखें। और लिखते समय जीवन में जब भी ऐसा कुछ रूट वाला लिख रहे हैं तो ध्यान रखें कि रूट की जो टोपी है ऊपर की वो केवल नंबर पे रहे, वेरिएबल पे ना रहे, गैप दिखे साफ साफ। ठीक है, और कुछ एग्जांपल जैसे यहां पे देखिए हैं। अब इसने ये बता दिया भाई लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री होती है 1। तो कुछ ये भी दिए कि लीनियर कौन से नहीं होते, जैसे यहां पे देखो हाईएस्ट डिग्री है 2, पावर है 2, तो मतलब ये लीनियर नहीं है, ये वाला पूरा पॉलिनोमियल यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। यहां पे डिग्री 3 हो जाएगी तो ये भी नहीं है। तो सर जिसकी डिग्री 2 होगी उसका नाम क्या होगा, थोड़ा नीचे अपने नेत्रों को आप थोड़ा सा नीचे लेके आए तो यहां देखिए लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2 उसे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 1 का मतलब होता है लीनियर, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक। अब देखो यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी दिया है आपको कि क्वाड्रेटिक जो है वो आया है क्वाड्रेट वर्ड से,
विच मीन्स स्क्वायर। तो कोई पूछे अगर आपसे कि क्वाड्रेटिक वर्ड का जन्म कैसे हुआ, और कभी आपको आपका ज्ञान अगर शो ऑफ करना तो आप ऐसा बोल सकते हैं, शो ऑफ क्या, किसी को सिखाना हो बेसिकली, तो आप बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक वर्ड है उसका जन्म हुआ है वर्ड क्वाड्राइट से, विच मीन्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, वाई स्क्वायर माइनस 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, x में रूट नहीं है केवल 3 के पास है, 4z स्क्वायर प्लस 1/7। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, और फिर उसके बाद यही आगे जाके बनती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसपे आपको एक संपूर्ण चैप्टर है। तो केवल एक टॉपिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा चैप्टर ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं उसके ऊपर, वहां पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए, तो डिग्री 1 वाला लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक। सर डिग्री 3 हो गई तो उसका भी नाम है भैया, डिग्री 3 हो गई तो उसका नाम हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अच्छा देखो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी है कि एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब कौन से वेरिएबल में चल रहे हो आप, एक्स वेरिएबल में यदि चल रहे हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द जनरल फॉर्म। ये आप पढ़ते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है, जब आपको कोई भी सवाल, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करना हो तो इक्वेशन को अक्सर कहा जाता है कि जनरल फॉर्म में लिखो और उसके बाद फिर साइन के हिसाब से सॉल्व करो ताकि गलती ना हो जाए। तो जनरल फॉर्म बेसिकली होता है कि जो भी फॉर्मूलाज, जो भी पैटर्न या जो भी सीक्वेंस बन रहा है या फिर जो भी लॉजिक लगाया जा रहा है उसमें अगर आपके और मेरे आंसर्स में डिफरेंस ना आए, क्योंकि गणित में देखो साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उस साइन को लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का साइन क्या है, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर पॉजिटिव है क्योंकि वहां पे देखो कुछ नहीं लिखा है, आगे नेगेटिव साइन नहीं है। पर अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो गलत तो मैं अब भी नहीं हूं, गलत तो अभी भी नहीं हूं, अभी भी नहीं हूं, है ना, क्योंकि दोनों ही केस में इक्वेशन तो एक ही। अब 3 का साइन क्या है, माइनस। तो कोई व्यक्ति ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए जब भी कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट सॉल्व किया जाता है, कुछ चीजें समझी जाती हैं, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया जाता है जिसमें सारी आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, वो एक तरफ ही रहते हैं, कोई भी वैल्यू उस तरफ नहीं रहेगी। वहां जीरो आ जाए तो वो जीरो तो ऑब्वियसली बात है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया तो जीरो वाला पार्ट आ सकता है, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ। ठीक है, चलिए अगर अब आ जाते हैं बैक टू आवर कॉन्सेप्ट, दैट इज डिग्री 3 वाले को क्या कहेंगे, तो जनाब डिग्री 3 वाले को क्यूबिक कहा जाएगा। आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि डिग्री 3 वाले का नाम क्या होता है, डिग्री 3 वाले का नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जरा ध्यान से देखिए कि 2 माइनस एक्स क्यूब रूट 2 एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका जनरल फॉर्म होगा। नीचे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है वो ये कि पहला a b c d आर रियल नंबर्स, मतलब जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल, इरैशनल कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए रूट वाला अगर कोएफिशिएंट आता है तो हम उसको गलत नहीं कहते। रूट वाला कोएफिशिएंट आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, क्योंकि अलाउड है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो a की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, बाकी वैल्यूज जीरो हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने कक्षा 9वीं में किया है, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूं। जैसे ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, cx प्लस d, तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ रहा है आपको लेकिन पॉजिटिव चाहिए तो -2, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू -1। सर ये क्यों लिखा है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जनाब आप खुद सोचिए, अगर आप a की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, और 0 से अगर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो गया, माफ कीजिएगा एक्स क्यूब की बात चल रही थी, तो फिर ये पूरा तो गायब ही हो जाएगा ना, तो इसको आप फिर क्यूबिक बोलोगे कैसे,
ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्यूबिक बना रहे, क्यूबिक की फैमिली में बना रहे, उसकी कंडीशन यही है कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो जो इक्वेशन, वो जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक की जगह क्वाड्रेटिक के परिवार में आ जाएगा। तो आप अपने परिवार से जुदा ना हो, आप परिवार से अलग ना रहें, इसलिए उन्होंने कहा कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होते ही क्यूबिक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक लीनियर बन जाएगा, और लीनियर वाला जो इक्वेशन है वो तो लीनियर भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसीलिए a की वैल्यू तीनों ही केस में, लीनियर हो चाहे क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, 0 नहीं हो सकती। क्विक रिवीजन, लीनियर में क्या होगी पावर, हाईएस्ट पावर इज 1, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, और क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर 3। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम करें, स्क्रीन क्लियर हमने कर दी है, हम मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब इसके बाद यहां पे देखो थोड़ी और अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ा और क्विक रिवीजन हो जाए कि नाउ कंसीडर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल दिया है हमें, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल। इसका क्या तात्पर्य है कि जहां जहां पर हमारा वेरिएबल है उसको, क्योंकि वो तो वेरिएबल है भाई, पॉलिनोमियल तो भी मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को किसी न किसी न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्लेस तो करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 रख के देख रहे हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या जवाब देता है। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी, आपका पॉलिनोमियल मैथमेटिकली सॉल्व हुआ और आपको मिला कि पॉलिनोमियल की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है -6। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आप पहले कर चुके हैं कक्षा 9वीं में। अब यहां पे द वैल्यू -6 obtained by replacing x equal to 2 in x square minus 3x minus 4 is the value of polynomial at x equal to 2। इस पॉलिनोमियल की अलग अलग x की वैल्यूज पे अलग अलग आंसर आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये यूनिवर्सल, मतलब कैसा है कि जो भी वैल्यूज आप रखेंगे आपको कुछ ना कुछ जवाब तो वो देगा। तो जो भी वैल्यूज आप रख रहे हैं उस पे अलग अलग आंसर्स आएंगे, उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी, तब भी आपका पॉलिनोमियल कुछ ना कुछ आंसर तो देगा, और वो आंसर है -4। तो ये भी क्या हुआ, ये भी इस पॉलिनोमियल की एक वैल्यू हुई। ठीक है, कैसे मिली, आपने x की वैल्यू रखी तो आपको वो पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होके फिर एक फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है। ये प्रोसेस हम पहले कक्षा 9th में अच्छे से कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमें बेसिकली समझाना चाह रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हम कर रहे हैं, वो मेन चीज यहां आ गई है कि इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, अगर x पे टिका हुआ मतलब x पे बेस्ड एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, इफ k इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन p ऑफ x इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इक्वल टू k। के यहां पे जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो किसी भी रियल नंबर, मतलब x की जो अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू हम रख सकते हैं उन सब को उन्होंने k के नाम से जनरलाइज कर दिया। ठीक है, और कहा है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जब भी आप वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल जो आंसर देगा, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आंसर देगा, उसे आप कहते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 रखने पर आपका ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, पूछा है तो हम सॉल्व कर देते। हमने x की जगह पे -1 रख दिया, तो यहां पे आया -1 का स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर था, यहां पे है -3 इंटू -1 क्योंकि x के साथ आगे जो कोएफिशिएंट है वो -3 है, और एक -4 था। जब आपने सॉल्व किया इसको तो -1 का हो गया 1 क्योंकि -1 का स्क्वायर था, -3 इंटू -1 करने पे +3 हो गया, 3 और पहले का 1 जोड़ने पे 4, पीछे एक और -4, तो सॉल्व करने पे आ गया 0। अब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आना कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक रेयर इवेंट है, ये एक स्पेशल इवेंट है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज होती है, पर 0 एक यूनिक वैल्यू है, एक थोड़ी अलग टाइप की वैल्यू, क्योंकि ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, और अगर वो कहीं पे आ जाए तो मतलब सारी चीजें खत्म हो जाती। इसलिए यहां पे भी पॉलिनोमियल में अगर आपका उत्तर 0 आ जाता है,
अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य आ जाती है तो उसको हम स्पेशल केस कंसिडर करते हैं, स्पेशल उन पे ध्यान दिया जाता है, उनके लिए स्पेशल नाम भी रखा गया है जो हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे ही जब आपने यहां पे p ऑफ x की वैल्यू में x की वैल्यू 4 रखी, तब भी आपका जो पॉलिनोमियल था उसका आंसर आया, उसकी वैल्यू आई शून्य। और यहां पे अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज पे कि ऐसी वैल्यूज जिसपे आपका पॉलिनोमियल शून्य हो जाए, किसकी ऐसी वैल्यूज, x की ऐसी वैल्यूज जिसपे आपका पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य के बराबर हो जाए, क्योंकि वो रेयर इवेंट है, हर कभी हर समय नहीं होता है, तो उन्हें आप कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जिसने पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर बना दिया उसे पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसी वैल्यू जिसने पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर बना दिया उसे किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। कि भैया क्योंकि आपकी वजह से हमारी वैल्यू जीरो हो गई, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस आप ही हैं, आप ही ने जो किया है वो सो किया है, ठीक है। तो इसीलिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यूज जो कि किसी पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर बना दें, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है, देखो, अ रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial p of x if p of k is equal to 0। जैसे ही आपने x की कोई वैल्यू रखी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखी आपने उस वेरिएबल की, और आपका पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो गया, तो आप क्या कहते हैं, वो जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल का जीरो है। जैसे कोई आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि एक तो -1 है और दूसरा 4 है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया। कक्षा 9वीं में वैसे सारे ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, तो मेरे को तो लगता नहीं कोई रिवीजन की जरूरत है, पर फिर भी मेरे लाडले बच्चे हो तो मैं सिखा देता हूं। चलो अब और क्या जानकारी यहां पे हमारे पास, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 हाउ टू फाइंड जीरोस। बिल्कुल आपने पढ़ा है। कैसे सर, जो 3 तरह के हमने पॉलिनोमियल पढ़े हैं, तीनों में अलग अलग प्रोसेस होता है। सबसे आसान, सबसे कम कष्ट देने वाली लीनियर होती है पॉलिनोमियल, तो उसका जीरो निकालना सबसे आसान होता है। कैसे सर, जिसको जीरो बना, जिसके साथ हमें जीरो चाहिए, मतलब जिस पॉलिनोमियल को हमें एक्सप्लोर करना है उसको स्वयं को जीरो के बराबर रख दो कि भैया तेरे को जीरो बनना है, तो तेरे को जीरो बना देते हैं और तेरे को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहां पे होगा कि इन जनाब के जीरोस आपको निकालने थे, मतलब आपको एक्स की वैल्यू, ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसपे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, शून्य बन जाए। तो हमने शुरुआत ही वहीं से कर दी कि तुमको शून्य बनना था, हम तुमको शून्य बना दे रहे हैं। अब सॉल्व होके बताओ कि कौन सी वैल्यू होगी। तो जैसे ही आपने यहां पे सॉल्व किया, आपको मिल गई k की वैल्यू -3/2। जैसे ही आप p ऑफ x में x की जगह -3/2 रखेंगे, आपका पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको फटाफट आंसर दे देती है वो ये, स्पेशली लीनियर, जैसे कि यहां पे है ak प्लस b, तो k की वैल्यू -b/a, शॉर्टकट नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अगर कोई आपसे बोले कि जरा बताइए कि अगर इक्वेशन है 7x + 3, इसके जीरोस क्या होंगे, तो आप बोलोगे -3/7, तुरंत एकदम गर्मा गर्म आंसर बिना सॉल्व किए। अगर आपकी इक्वेशन है 8x - 9, आपका पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या होंगे, तो 9/8। तो जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है, बिना वेरिएबल वाला टर्म है, वो न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन के साथ, मतलब जो भी उसका साइन पॉलिनोमियल में दिया है, आंसर में उसका अपोजिट होगा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये थोड़ा जनरलाइज फॉर्म इन्होंने यहां पे आपको बता दिया है, ठीक है। चलो, thus zeros of a linear polynomial is related to its coefficient, obvious सी बात है। Does this happen in the case of other polynomial too? For example, are the zeros of quadratic polynomial also related to the coefficient? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जैसे यहां पे कोएफिशिएंट के हिसाब से जीरोस की अलग अलग वैल्यू आई, इसका -3/2 आया, मैंने जो 2 एग्जांपल बताए, एक का -3/7 आया, एक का 9/8 आया, तो क्या कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि जीरोस क्या होंगे, ये सवाल है आपसे। लीनियर में तो आपको दिख ही रहा है कि होता है। अब सवाल यह है कि क्या क्वाड्रेटिक में भी यही होता है कि जो कोएफिशिएंट होंगे, जैसे कोएफिशिएंट होंगे वैसे ही जीरोस निकलेंगे,
ये आपको जरा सोच के बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका उत्तर। तो देखो यहाँ पे यू नो दैट, चलो ये हम थोड़ा आगे आ गए। पहले मैं आपको इस आंसर का जवाब, इस सवाल का जवाब दे दूं कि क्या किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो होते हैं वो उसके कोएफिशिएंट पे डिपेंड करते हैं। तो जरा यहां ध्यान देना, एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसके जीरोस जो भी वैल्यूज होंगी अलग होंगी, ठीक है। और एक दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसके जीरोस अलग होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा और यहां पे डिटेल में बताऊं तो एक बात ध्यान रखो, ये जो x स्क्वायर है ये तो दोनों इक्वेशन में है, ये जो x है ये भी दोनों इक्वेशन में है, ठीक है। और यहां पे बिना कोई वेरिएबल के जो नंबर्स हैं वो भी दोनों इक्वेशन में है। सवाल मेरा ये है कि जब दोनों के पास ही एक्स स्क्वायर और एक्स ही है तो फिर अलग अलग आंसर क्यों आते हैं? क्योंकि सर किसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी संगत अलग है, अभी दोस्त के साथ जा रहे हैं, अलग तरीके से आप जाओगे, दोस्त के साथ जाओगे थोड़ा मस्ती करते हुए जाओगे। पिताजी या माताजी के साथ जा रहे हो थोड़ा सीरियस होकर जाओगे कि भैया मस्ती नहीं करनी है ज्यादा। और अगर कल को अकेले जाओगे तो अलग तरीके से बिहेव करोगे। वैसे ही कौन किसका साथी है इससे काफी फर्क पड़ता है। तो चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, या उससे बड़ा भी पॉलिनोमियल हो, हमेशा कोएफिशिएंट ही तय करते हैं कि जीरोस क्या होंगे। क्योंकि वेरिएबल तो जैसे इस इक्वेशन में थे वैसे इसमें भी हैं। भाई एक्स स्क्वायर जैसा पहली इक्वेशन में था वैसा दूसरा ही है, वो तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे जवाब चेंज हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं पूरी इक्वेशंस भी एग्जैक्टली सेम रख दूं, उदाहरण के तौर पे मैंने रखा कि मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, या फिर एक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दोनों ही केस में मैंने पूरी एग्जैक्टली सेम इक्वेशन रखी है, लेकिन यहां जीरोस अलग आएंगे और यहां जीरोस अलग आएंगे। तो एक हल्का सा साइन भी चेंज हो गया कोएफिशिएंट का, वो भी कांस्टेंट का। अभी तो वेरिएबल्स पे तो हम आए ही नहीं है, कांस्टेंट का ही अगर मैंने मात्र साइन चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया तब भी आपके जीरोस अलग अलग रहेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोएफिशिएंट कैसे हैं उससे काफी फर्क पड़ता है। बाकी जो वेरिएबल हैं वो तो एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर ही रहेंगे, एक्स थे और एक्स ही रहेंगे। वो तो अलग अलग चीजें नंबर मल्टीप्लाई हो जाते तो नए नए केसेस बन जाते हैं। चलिए अब तक बेसिकली हम कर रहे थे पिछले कुछ क्लासेस का रिवीजन, मतलब कक्षा 9वीं का। क्लास 10th का जो मेन चीज है वो अब शुरू हो रही है, ठीक है। यहां ध्यान दो, यू नो दैट अ रियल नंबर k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ k इज इक्वल टू 0। अगर वैल्यू रखते ही वेरिएबल की आपका जो पॉलिनोमियल है वो पूरा सॉल्व होकर स्वयं शून्य के बराबर हो जाता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये समझा, रिवाइज किया बेसिकली। बट व्हाट आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सो इंपॉर्टेंट, व्हाई आर द इंपॉर्टेंट, वैसा पूछा जा रहा है, व्हाट नहीं व्हाई, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो वो हमें किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पॉलिनोमियल की कुछ यूनिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिस पे आपकी इक्वेशन शून्य के बराबर हो रही है। और यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे जाके जब हम गणित में और टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उन्हें, उन समस्याओं को, रियल लाइफ की सिचुएशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है जो आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, तीसरे चौथे चैप्टर में, वो जो वहां पे इक्वेशंस होती हैं उन्हें सॉल्व करने पर ही हमें किसी समस्या का समाधान मिलता है। तो ये जो जीरो लाने वाली बात है ये हमें कहां हेल्प करता है? किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैं एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, टू आंसर दिस फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जब आप चित्र के माध्यम से इन पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा तो देखो कैसे बनते हैं ये ग्राफ, अब हम ये सीखने वाले हैं। और ये आप शायद पहली बार नहीं सीख रहे हैं, आपने पहले भी किया है, पर यहां पे हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। आई थिंक क्लास 9th में ही आपने सीखा है। चलो
कंसिडर फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, जहां पे a की वैल्यू शून्य के बराबर नहीं हो सकती। अगर हो गई तो फिर वेरिएबल गायब हो जाएगा, इक्वेशन बचेगी नहीं, मतलब पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कौन से टॉपिक में पढ़ा है जरा ये बता दो, कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये बता दो। सर कक्षा 9वीं में, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 अगर आपको याद हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे आपको केवल ग्राफ बनाना सिखाया गया था, वहां पे आपने यही सीखा है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहां देखें सर, अब तक तो एक ही वेरिएबल चल रहा था, ये एकदम से दूसरा वेरिएबल कैसे आ गया? तो देखो प्रभु, जो ग्राफ होता है उसमें कोई भी चीज अगर आपको ड्रॉ करनी है, हाईलाइट करनी है या पॉइंट आउट करनी है, आपको दो वैल्यूज चाहिए होती है, एक x दूसरा y, क्योंकि 2D है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो ये जो x और y है, इनकी वैल्यूज हम कहां से निकालते हैं? तो हम बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल में y को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमें बताता है कि दो वैल्यूज कौन सी होंगी, जिसमें x की वैल्यू हम अपने मन से अलग अलग पुट करते हैं और y की वैल्यू फिर उस वैल्यू को पुट करने पे x की जो आंसर आता है उसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 रखी तो सॉल्व करने पे जो y की वैल्यू आई वो मेरा आंसर हो गया। x की वैल्यू मैंने 2 रखी पॉजिटिव, तो सॉल्व करने पे जो y की वैल्यू आई वो मेरा आंसर हो गया। अब आपके पास x और y की वैल्यूज हो गई हैं, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है। कैसे मिली? तो सर x की वैल्यू तो हमने खुद से रखी अलग अलग, और उसको सॉल्व करने पे, इक्वेशन को या फिर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे, वैल्यू निकालने पे मुझे y की वैल्यू मिली, और उन दोनों की मदद से फिर हम कुछ इस प्रकार ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जैसे आपके दो पॉइंट्स मिले, -2 -1, x पे -2 y पे -1 कहां मिलेगा? तो यहां कहीं मिलेगा, यहां पे देखो हाईलाइट भी किया है। दूसरा x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7, देखो यहां मिल रहा है, हाईलाइट भी किया हुआ है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, और यह लाइन हमारे इस पॉलिनोमियल की, जो हमारी यहाँ पे पॉलिनोमियल है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो इक्वेशन सॉर्ट ऑफ है, ये हमारे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है। तो इस तरीके से चित्र के माध्यम से अपनी इक्वेशन को, अपने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी व्यवस्था है, उसे कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। द एंटायर सेटअप ऑफ putting the values of a polynomial by putting different values of x and generating different values of y with the help of x is called the process of graphical representation of a polynomial। इतनी बढ़िया इंग्लिश बोली, मजा आ गया, ओहो एकदम दिल से प्रसन्न हो गए हम। चलिए स्क्रीन क्लियर करें, ये आपको पहले से पता, आपने ये पूरा प्रोसेस कक्षा 9th में सीखा है। और ये वैल्यूज जहां पे आपका x और y एक्सिस टच होता है, वो कौन सी वैल्यूज होती हैं? जहां पे या तो x 0 है या फिर y 0 है, ठीक है। चलो अब यहां देखो, आगे बढ़े हम लोग। अब जब आप आगे बढ़ेंगे, देखिए और जानकारी क्या है आपके पास। फ्रॉम फिगर यू कैन सी दैट, आप क्या देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ है y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? x एक्सिस को। कहां पे? मिडवे बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2। अब यहां पे ध्यान देना भैया, जो y था उसको तो आप केवल ग्राफ बनाने के लिए लाए थे, बाकी जो पूरी कहानी है वो है तो x की। तो हमारी जो पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किसके बारे में ज्यादा है? x के बारे में है, क्योंकि जो y था वो तो लाए ही थे हम हमारे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो वो बचपन से सवाल के साथ नहीं है, सवाल तो हमेशा x के साथ ही था, वो तो अभी समस्या को सुलझाने के लिए उसकी मदद ली गई। तो इसलिए जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो x के लिहाज से बढ़ेंगे, x को ध्यान में रख के बढ़ेंगे। तो यहां पे भी देखो वही किया है, जो आपका ग्राफ था उसको, वो x एक्सिस को कहां काट रहा है, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पे ज्यादा ध्यान है, न कि y वाले पे, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 के बीच में, तो मतलब अगर हम बीच की वैल्यू निकालें तो दोनों के बीच में आधा हो जाएगा, मतलब -3/2। अब ये क्या है? दैट इज एट पॉइंट -3, 2,
ठीक है, क्या हो जाएगा आपका x जो है -3,2 है, और ये हाईलाइट क्यों हुआ है, क्योंकि इस जगह पे मतलब देखो ये अगर ध्यान से आप देखें ये ऐसी इकलौती जगह है जहां पे y 0 के बराबर हो गया, और जब भी कोई चीज 0 के बराबर हो जाती है तो हम उसको हाईलाइट तो करते ही हैं, ठीक है। और अब आप बोलेंगे कि सर ये तो 0,3 है जहां पे x 0 हो गया, उसको आपने हाईलाइट क्यों नहीं किया, तो देखो x की वैल्यू तो आप खुद ही रख रहे थे, तो वहां पे 0 रखना तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो सिंपल से मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो जब हम घर में रहते हैं तो हम लोग काफी चीजें काफी जगहों पे रख देते हैं, तो चीजें रखना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब वही चीज हमें जरूरत होती है और हमारी आदरणीय माता जी उसे ढूंढ के हमारे हाथ में रख देती हैं, तब हम मानते हैं कि वाह मम्मी वाह, मतलब क्या काम किया है आपने। क्यों? क्योंकि उस चीज को आप नहीं ढूंढ पा रहे थे पर वो ढूंढ देती हैं। तो किसी भी चीज को रखना इज नॉट अ बिग डील, पर उस चीज को ढूंढ के लाना, ठीक है, किसी वैल्यू को ढूंढ के लाना, किसी चीज को ढूंढ के लाना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहां पे भी जब आप y की वैल्यू ढूंढ के ला रहे हैं, कहां से, x की मदद से, तो इसको हाईलाइट किया जा रहा है। केवल x की वैल्यू 0 रख देना कोई बड़ी बात नहीं है मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि आप तो केवल रख रहे हो, सॉल्व होके जवाब निकाल के इतनी मेहनत करके जो आंसर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो वैल्यू रखना कहां पे, आपके पॉलिनोमियल में कितना आसान है, x की जगह पे रिप्लेस कर दो, पर x की वो वैल्यू फाइंड करना जहां पे y 0 हो जाए, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है कि नहीं। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि 2x + 3 का 0 है ये, और ये तो ग्राफ की मदद से आया। हमने इक्वेशन से ही कैसे निकाला जाता है या फिर पॉलिनोमियल से ही कैसे 0 निकाला जाता है वो भी हमने सीखा है। क्या है फॉर्मूला, सर फॉर्मूला है कि जो कांस्टेंट वाला है उसका साइन चेंज होगा, अपोजिट हो जाएगा, होल डिवाइड बाय x का वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट, तो -3/2। यहां भी देखो -3/2, तो मतलब हमारा जो ग्राफ है वो हमें ये बता रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, बिना मैथमेटिकली सॉल्व किए, केवल ग्राफ की मदद से, केवल देख के, ठीक है। तो चलिए, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, अब जो पूरी कहानी थी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया गया है कि यहां पे अगर आप देखेंगे कि इन जनरल ax + b जो है उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कितनी जगह पे, एक ही जगह पे। वो जगह कौन सी होगी, वो जगह डिपेंड करेगी आपके कोएफिशिएंट्स पे, ठीक है। जैसे इसका माइनस किसका, y = 2x + 3 का ग्राफ कुछ ऐसा बना। अगर कोई आपसे बोले कि y = 3x - 1 का ग्राफ बनाओ, तो वो अलग तरीके से बनेगा, और उसका जो 0 होगा वो अलग होगा, ये आपको भी पता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ही डिसाइड करते हैं 0 क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पे यही समझेंगे कि भैया कोई हमसे अगर पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वहां से हमें क्या जानकारी मिलती है, कैसा होता है वो, तो सर वो स्ट्रेट लाइन होता है, और वो जहां पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, सामान्य भाषा में कहूं तो उस जगह पे जो काटने की जगह है, जो x की वैल्यू है जहां पे वो कट कर रहा है, वो होता है आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कहीं कोई गिला शिकवा, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। Therefore the linear polynomial ax + b where a is not equal to 0 has exactly 1 0, ठीक है। एक मिनट मुझे बात बताओ, लीनियर में पावर कितनी होती है, सर पावर होती है 1, डिग्री कितनी होती है 1, कितने 0, एग्जैक्टली 1 0। तो अगर मैं आपको एक राज की बात बताऊं तो बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल के पावर और डिग्री, मतलब जो पावर या डिग्री जो भी आप कहें, पावर या डिग्री और उसके 0 में, नंबर ऑफ जीरोस में कनेक्शन होता है। जितनी ज्यादा आपकी डिग्री होती जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस उतने ज्यादा हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पे पावर 1 है तो कितने 0, एग्जैक्टली 1। पावर 2 हो जाएगी तो कितने जीरोस, एग्जैक्टली 2। और जीरोस का मतलब क्या, x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल स्वयं 0 के बराबर हो जाता है, itself gets equal to 0। चलिए, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो अब तक हम किस पे ध्यान दे रहे थे, लीनियर पे। अब हमें किस पे ध्यान देने को कहा जा रहा है, तो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा करने को हम यहां देख रहे हैं। कंसिडर द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लुक्स लाइक। ठीक है, अब देखो यहां पे लेट अस लिस्ट अ फ्यू वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस 4 करस्पॉन्डिंग टू फ्यू वैल्यूज। देखो जो आपका पॉलिनोमियल था उसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको क्या चाहिए सर, ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई दोनों चाहिए होते हैं। तो आपने जो इसके अलग अलग जवाब आते एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखने पे उसे आपने वाई नाम दे दिया, क्योंकि एक्स चेंज होता रहता है तो वाई भी चेंज हो सकता है, इसलिए दोनों को वेरिएबल ही नाम दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वैल्यूज दिखानी पड़ेंगी एक्स और वाई की। कैसे, आपको एक्स की वैल्यू रखनी है रैंडमली और सॉल्व करके y की वैल्यू क्या आ रही है वो आपको बतानी है। आगे हमारे पास टेबल होगा जरूर। ठीक है, यहां पे देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पे आप जैसे ही x की अलग अलग वैल्यूज रख रहे हैं, आपके पॉलिनोमियल में उन वैल्यूज को रखा जा रहा है और सॉल्व करके y की वैल्यू बताई जा रही है। जैसे ही आपने मान लीजिए x की वैल्यू रखी -2, तो जहां जहां पे x है वहां -2 आ जाएगा और आपको आपका आंसर मिल रहा है कि y की वैल्यू क्या आएगी। जैसे यहां पे आपने रखा -1, तो जैसे आपने रखा x की वैल्यू -1, इक्वेशन सॉल्व हुई, जो वेरिएबल पार्ट है y उसकी वैल्यू मिली आपको 0। ऐसे आपने जब x को रखा 0, तो जहां जहां पे x था इस पॉलिनोमियल में वहां पे x की जगह पे आपने 0 लिख दिया और सॉल्व करके आपको y की वैल्यू मिल गई -4। ऐसे ही और कुछ अलग वैल्यूज पे आपको अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। Now, if we locate the points listed above on a graph paper and draw the graph, it actually looks like the one given in the figure. जब आप इन वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है, और उसका ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, तो पहले क्या करोगे, सर एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज दी हैं तो हम इन्हें जो हमारा यहाँ पे सिस्टम बनाई है कार्टेशियन सिस्टम, उसमें मार्क करेंगे। उदाहरण के तौर पे एक वैल्यू है -2,6, तो जहां पे x है -2 और y है 6, वहां पे हम मार्क करेंगे, ये रहा ऊपर। ऐसे अगली वैल्यू -1,0, तो जहां पे x है -1 y है 0, ये आपने x है -1 y है 0। ठीक है, 0,-4 वो भी आपने रख दिया। तो आपने अब वो सारी वैल्यूज रखनी है जहां पे आपका ये पॉलिनोमियल x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आपने रखा, उसको सॉल्व किया। ग्राफ हमेशा बनाया जाता है पॉइंट्स को कनेक्ट करके, तो आपने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने का प्रयास किया और जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा, ऊपर से आएगा, नीचे को जाएगा और मुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 8x स्क्वायर प्लस bx, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, देश की जनता ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो रहा है, भैया, ये हो रहा है कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, दो शेप होंगे, या तो अपवर्ड होता हुआ या फिर डाउनवर्ड होता हुआ। ठीक है, तो या तो इनका जो चेहरा होगा, इनका जो सोना सोना मुख होगा वो या तो ऊपर की तरफ खुलबे करेगा, या फिर अगर ऐसा बनाएंगे तो नीचे की तरफ खुलबे करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस खुलना चाहिए। ठीक है, देखो दरवाजा खुला रहेगा तो बढ़िया हवा आती रहेगी, बंद कर दोगे तो उमस हो जाएगी। ठीक वैसे यहां पे खुला रहना चाहिए मुख, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। और इन कर्व्स को, ऐसे शेप्स को क्या नाम दिया गया है गणित में, इनका नाम रखा गया था अमरेंद्र बाहुबली, नहीं पैराबोला। अमरेंद्र बाहुबली का पिक्चर देख रहे हो क्या, पैराबोला नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, पैराबोला। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो वो पैराबोला होता है। हालांकि वो ऊपर मुंह खुलेगा उसका या नीचे, वो हमें डिपेंड करता है किस पे, बिल्कुल ठीक, कोएफिशिएंट्स पे, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो तो अपनी मस्ती में मग्न हैं। ग्राफ और वैल्यूज किसकी वजह से मिलती हैं हमें, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट जो होते हैं इन वेरिएबल्स के, उनकी मदद से। ठीक है, तो मुख ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ, ये हमें कोएफिशिएंट देखने पे मालूम चलता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर आपको इतना समझ में आ गया कैसे हमने x की वैल्यू यूज करके फिर y की वैल्यू रख के फिर ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ हमने किसका बनाया,
क्वाड्रेटिक का। तो लीनियर में कैसा था सर, लीनियर में सिंगल लाइन थी, यहां पे देखो डबल लाइन हो रही है, ठीक है, मतलब जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे 2 बार टच हो रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर, 2 बार टच हो रहा है। लीनियर था पावर 1 एक बार टच, क्वाड्रेटिक है पावर 2 2 बार टच। किसको, एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस का भी हम चर्चा नहीं करते क्योंकि वाई तो लाए ही थे हम एक्स के लिए। चलो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहां में और आगे क्या देखने, देखो इसी पे थोड़ी और चर्चा करते हैं इस ग्राफ पे, क्योंकि इतनी जल्दी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कहानी क्या हो रही है। यहां देखो, यू कैन सी फ्रॉम द टेबल दैट -1 and 4 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वापस आते हैं टेबल पे, देखते हैं ये स्टेटमेंट से क्या कहना चाह रहा है हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, कि भैया -1 और 4 दो ही वैल्यूज हाईलाइट की गई हैं, एक -1 और दूसरी 4। क्या वजह है, क्योंकि सर इन दोनों वैल्यूज पे हमारा पॉलिनोमियल जो वैल्यू दे रहा है वो है 0। तो देखो 0 को हाईलाइट किया गया है यहां पे भी और एक बार यहां पे भी, ठीक है। तो क्योंकि 0 एक स्पेशल वैल्यू है तो इनको जो लेके आया उनको भी स्पेशली हाईलाइट किया है। देखो कि -1 और 4 ये दो वैल्यूज हैं जो कि हमें हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को वो जीरो बना रहे हैं, जैसा कि यहां पे लिखा है कि -1 and 4 आर द जीरोस, क्योंकि उनकी वैल्यू रखते ही, मतलब x की वैल्यू -1 या फिर x की वैल्यू 4 रखते ही हमारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो गया, 0 बन गया। ऑल्सो नोट दैट फ्रॉम फिगर, अब आपको चित्र पे आना है, चित्र पे अगर आप देखेंगे तो -1 and 4 आर x कोऑर्डिनेट्स। किसकी चर्चा कर रहे हैं ये, x कोऑर्डिनेट्स की, क्योंकि हमारा जो पूरा मसला है वो किसके बारे में है, x के बारे में। सर y को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, y के बारे में क्यों कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि y यहां पे केवल एक माध्यम है जिसकी मदद से पॉलिनोमियल सॉल्व हो रहा है, जिसकी मदद से कॉन्सेप्ट को अंजाम दिया जा रहा है। y यहां पे कुछ वैल्यू के रूप में ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है शुरुआत से, वो तो हम अभी लेके आए बीच में ताकि हम ग्राफ बना सके, ठीक है। ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इक्वल टू x स्क्वायर -3x -4 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। तो वो पॉइंट्स जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, वहां पे भी x की वैल्यू -1 and 4 है। और क्योंकि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस मतलब कंप्लीटली x का इलाका, मतलब वहां पे y की इज्जत नहीं होगी, y को कोई नहीं पूछेगा, y की वैल्यू 0 होगी। तो वहां पे भी y की वैल्यू 0, ग्राफ के अंदर भी, और जब आपने मैथमेटिकली सॉल्व किया वैल्यू पुट करके तब भी y की वैल्यू 0। कौन से पॉइंट्स पे, -1 और 4, ये दो वैल्यूज, ठीक है। ये दो वैल्यूज वहां पे जब आपने रखी थी इक्वेशन में तब आपको सॉल्व करने पे मिल रही थी, ग्राफ में आपको वो कैसे मिल रही हैं, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको कि ग्राफ में कैसे हुआ और मैथमेटिकली हमने जब सॉल्व किया तो कैसे हुआ। थस द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहां पे कहानी का सार निकालने का प्रयास किया जा रहा है इस पॉइंट में, ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करेंगे हम। चलो, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3x -4 आर जीरोस क्या हैं, आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। x कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट्स के, कौन से पॉइंट के, क्योंकि एक ग्राफ पे तो हजारों पॉइंट होते हैं, तो कौन से पॉइंट्स के, वेयर, जहां, ये देखो पॉइंट्स डिफाइन करने का प्रयास किया है, जहां पे आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। जहां पे भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उन जगह पे, उन पॉइंट्स पे जो एक्स कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहे हैं वो हैं आपके जीरोस। और क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस को काट रहा है। एक्स एक्सिस वो इलाका होता है जहां पे, जो मतलब जो एक्सिस होती है ये वो इलाका होता है जहां पे एक की मर्जी चलती है। तो एक्स एक्सिस पे एक्स की मर्जी चलती है, वाई एक्सिस पे वाई की मर्जी चलती है। एक्स एक्सिस पे एक्स की मर्जी चलती है मतलब वाई को कोई नहीं पूछता, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होती है, 0 होती है। आप इसको देख भी सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया
कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं और क्या उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, किसी भी संसार में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा के देख लीजिए, यही होगा। क्या होगा कि प्रिसाइसली, मतलब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एक्स के कोऑर्डिनेट्स जहां पे जो आपका ये ग्राफ है टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो क्या होते हैं, वो आपके जीरोस होते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर प्रिसाइसली, आर बिल्कुल पॉइंट एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला, पैराबोला शब्द किसे कहा जाता है, पैराबोला एक शेप का नाम है, एक कर्व का नाम है, जो कि आपके सामने यहां पे आपको दिख रहा है। ये जो यू शेप्ड जो कर्व होता है इसे आप कहते हैं पैराबोला। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके हम जीरोस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वहां पे आपके जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जहां पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, आपका पैराबोला, अर्थात आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, वो जो कट करने की जगह है वहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस निकालने के दो तरीके, एक तो मैथमेटिकल तरीका सॉल्व करके, दूसरा तरीका ये जहां पे आप चित्र के माध्यम से ड्रॉ करके जीरोस निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, वेरी गुड। और एक बात यहां पे क्या ध्यान देनी है, क्वाड्रेटिक है तो मतलब पावर कितनी है, 2, पावर 2 का मतलब यहां पे क्या होगा, कितने जीरोस, 2 जीरो। इसलिए आपने देखा कि एक्स एक्सिस को भी कितनी जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे। लीनियर वाला कितनी जगह पे काट रहा था, 1 जगह पे, और उसका ग्राफ भी वैसा ही बन रहा था। ठीक है, अब ऐसी सोच के बताना है थोड़ी देर बाद कि जब क्यूबिक हो जाएगा पॉलिनोमियल तो कितने जीरोस, तो कितनी जगह पे काटेगा या कितने जीरोस होंगे। तो लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में कितने, हाँ जो मुंह तक आया बस वही, बिल्कुल ठीक जा रहे थे। चलो अब आगे हम वापस आते हैं क्वाड्रेटिक पे, इस पे हम और चर्चा करेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। फ्रॉम आर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द फॉलोइंग 3 केसेस कैन हैपन। अब जो ग्राफ बनते हैं उसमें 3 केस हो सकते हैं, ये 3 केस देख लेते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। पहला, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे। ठीक है, और ये जो 2 जगह हैं उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, जैसे कि यहां पे a और a डैश के रूप में एक्सप्रेस किया है, ये 2 जीरोस हैं आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ग्राफ की मदद से कैसे निकालते हैं, तो देखो आप ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, 2 जगह पे करेगा, तो उसे कहा जाता है, उसके वो जो 2 पॉइंट्स है जहां पे वो कट कर रहा है उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को कहा जाता है जीरोस। और वहां पे वाई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे कट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया जी सर, ये पहला केस है। अब इसके बाद देखते हैं और हमारे पास कौन से केस आते हैं। आपको देखो 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, और जो यहां पे नोट करने वाली बात है कि ये जो मुंह खुल रहा है वो ऊपर भी खुल सकता है और नीचे भी, तो कोई फिक्स नहीं कि हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, कभी कभी ग्राफ नीचे की तरफ भी जाता है। तो वो जो हम्प है वो या तो नीचे की तरफ हो सकता है या फिर ऊपर की तरफ, कैसे भी हो सकता है, दोनों केस बन सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए स्पेशल केस। अब यहां पे क्या स्पेशल हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले में, इस वाले में और जो नया वाला है उसमें फर्क क्या है, जरा देख के बताओ। एक बार मैं दोबारा चेंज कर रहा हूं, ऑब्जर्व करो ध्यान से, क्या फर्क है। ये देखो ये वाला और ये वाला, फर्क ये है कि जो पिछला वाला था वहां पे जो हम्प है ना, ये जो ऐसे उठा हुआ पार्ट है, जो कर्व्ड पार्ट है, ये एग्जैक्ट लाइन पे ऐसे टच करके नहीं जा रहा था, या तो ये ऐसे पूरा निकल रहा था, ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी ऐसे पूरा निकल रहा था, मतलब 2 जगह प्रॉपरली टच कर रहा था। ये टैंजेंट जैसा नहीं बन रहा था। यहां पे देखो, अगर मैं इसको कहूं मैथमेटिकल टर्म्स में, तो आपने टैंजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाई है कि एक बार ऐसे टच करके निकल जाता है, वैसा कुछ दिख रहा है यहां पे, है कि नहीं।
तो पिछले वाले में टैंजेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा था, यहां कुछ टैंजेंट जैसा दिख रहा है। तो मतलब यहां पे क्या देखोगे आप कि पिछले वाले में केस 1 में क्या हो रहा था, कॉन्साइड हेयर टू बिकम 1 पॉइंट। पिछले वाले में आपको 2 क्लियर पॉइंट मिल रहे थे, यहां पे आपको 2 क्लियर पॉइंट नहीं मिलेंगे, एक ही पॉइंट मिल रहा है। ए वहां पे क्या था, 2 थे, ए और ए डैश क्लियरली विजिबल दिख रहे थे साफ साफ। ये स्पेशल केस है जहां पे आपके पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही 0 होता है। लेकिन सर आपने तो कहा था हमेशा 2 0 होते हैं। हाँ बिल्कुल 2 0 होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कहा जाता है कि देखो वर्ड कौन सा यूज हुआ है, कॉन्साइड, मतलब दोनों जीरोस की वैल्यू आपस में बराबर हो गई। स्पेशल केस, क्या बोला हमने, स्पेशल केस। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, नहीं सॉरी प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसके जीरोस निकालोगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x की ऐसी एक ही वैल्यू होगी जिसपे ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। होते मतलब अगर इसको समझें ऐसे तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि कुछ स्पेशल केसेस में सिंगल जीरो होता है, एक ही जीरो होता है, जिनका ग्राफ ऐसा बनता है। और वही स्पेशल केस आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में दो जीरोज आते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। बात बराबर हो गई, कहने का तरीका अलग अलग है कि या तो आप कह दो कि एक ही जीरो आता है स्पेशल केस में, या फिर आप कह दो कि जो 2 जीरोस आते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, हूबहू कॉपी होते हैं, तो एक जैसे दिखते हैं तो हम एक ही काउंट करते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप क्या कहोगे कि 1 0 होता है। पर अगर कोई बोले कि अरे क्वाड्रेटिक में 1 0 कैसे, क्वाड्रेटिक की तो पावर 2 है, तो आप बोलोगे कि 2 जीरोस जो होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के बराबर होते हैं, दे आर इक्वल, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, कोई अगर आपको काउंटर करने का ऐसे मतलब देता है ना, एकदम से प्रेशर बनाने का प्रयास करे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, तो उसका जवाब यही होता है कि 0 एक ही होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ये स्पेशल केस है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि होते 2 जीरोस हैं पर उन दोनों जीरोस की वैल्यू बराबर ही होती है। जैसे जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, जो मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को फैक्टराइज करने पे फाइनल आंसर आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहां से 2 वैल्यू निकलेंगी, या तो 1 या फिर 1। ठीक है, अब भाई जब एक ही वैल्यू निकल रही है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम उसको एक कहें या 2 वैल्यूज कहें जो कि एक दूसरे के बराबर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का तरीका अलग, लेकिन बात वही है कि 1 0 होता है या फिर दोनों जीरोस एक दूसरे के बराबर होते हैं कि भैया तुम पहला 0 भी 1 है, दूसरा 0 भी 1 है, तो इससे अच्छा ऐसे कह दो कि एक ही 0 है जो कि है 1। और क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये स्पेशल केस है, तो मतलब हर कहीं हर कभी नहीं होगा, केवल कुछ स्पेशल केसेस में ही ऐसा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। केस 3 में क्या होगा, अब जो केस 3 है उसमें तो आपका जो ग्राफ है वो तो हवा में ही उड़ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे तो उतर ही नहीं रहा है। ठीक है, पिछले वाले में क्या हो रहा था, सबसे पहले वाले में प्रॉपरली 2 जगह पे टच कर रहा था, फिर थोड़ा सा नालायक हो गया कि एकदम एक बार में टच करके जा रहा है। तो मतलब ये मान लो ऐसा वाला दोस्त हो गया जो पहले तो दिन में 2 बार मिलने आ रहा था, ये ठीक है, या हफ्ते में 2 बार मिलने आ रहा था, फिर उसके नए दोस्त बन गए। ठीक है, आप समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब नए दोस्त बन गए तो हफ्ते में 1 बार आता है। अब जो नए दोस्त बने वो थोड़े अच्छे बन गए तो जनाब मिलने ही नहीं आते हैं। तो ये वो वाला केस है, तीसरा वाला, जहां पे जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका कोई भी 0 नहीं होगा। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका कोई भी 0 नहीं होगा। द ग्राफ इज ईदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस or completely below the x axis, so it does not cut the x axis at any point। x axis को टच भी नहीं कर रहा है, कट करना तो दूर की बात है। तो पहला केस दिन में 2 बार मिलने वाला या हफ्ते में 2 बार मिलने वाला दोस्त, दूसरा केस हफ्ते में 1 बार मिलने आने वाला दोस्त, और तीसरा केस कि भैया हवा में ही उड़ गया दोस्त, जो है वो अपने नए दोस्त के साथ हमें भूल ही गया है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई भी 0 देखने को नहीं मिलता है। चलिए इसी के साथ स्क्रीन हमने पहले ही क्लियर कर दी है, हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहां पे अब हमने क्या देखा कि जब आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्रिकली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करते हैं, तो आपको बेसिकली 3 केस मिलते हैं। कौन सा केस, पहला
जहां पे आपके पास होते हैं दो डिस्टिंक्ट जीरोस, दूसरा जहां पे आपके पास होते हैं दो इक्वल जीरोस, दैट इज 1 0 पर लेकिन एक ही जैसे कि मैं कह रहा था, और तीसरा केस जहां पे आपके पास जीरो होता ही नहीं है। तो सर आपने तो हमसे अब तक कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, पर यहां पे तो नो जीरो आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, या फिर दो जीरोस आ रहे हैं। तो हाँ, मैंने कहा था कि दो जीरोस होते हैं, पर वो जनरली कहा जाता है कि दो जीरोस होते हैं, पर स्पेशल केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे एक ही जीरो होता है, जिसको एक तरीके से ऐसे भी कहा जाता है कि दो बराबर जीरोस होते हैं, ठीक है। और तीसरा केस यहां पे जीरोस होते ही नहीं है। तो आप ब्रॉडली ऐसा कैटेगराइज कर सकते हो कि एटमोस्ट दो जीरोस होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द इक्वेशंस में काफी भारी मात्रा में इक्वेशंस ऐसी होती है जिनके दो डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जज करना चाहें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दी गई है, तो अगर आप ये कह देंगे कि भैया इसमें दो जीरोस होते हैं, तो आप गलत नहीं है। बेसिकली आप एटमोस्ट संख्या बता रहे हैं कि मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं, और केवल इक्वेशन देख के तो मालूम नहीं चलने वाला। तो कल को कोई ये बोल दे कि इक्वेशन देख के बताओ कितने जीरोस होंगे, तो आप केवल एक रफली बता सकते हो कि हाँ पावर 2 है, मतलब दो जीरोस होने के चांसेस सबसे ज्यादा प्रबल हैं। परंतु हाँ, पूरी सॉल्व करेंगे तब हमें बेटर जानकारी मिलेगी, जैसा कि यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया जहां पे आपको दो जीरोस और दो बराबर जीरोस देखने को मिलते। नो जीरोस वाला केस हम फिर किसी दिन और डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिलहाल वो थोड़ा सा रेंज के बाहर है। चलिए, नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपने लीनियर में देखा जहां एक बार कट कर रहा था एक जीरो था, आपने क्वाड्रेटिक देखा जहां पे दो जीरोस थे और दो बार कट कर रहा था। तो अब अगर हम इसी लॉजिक को आगे कंटिन्यू करें तो क्यूबिक मतलब पावर 3, मतलब कितने जीरोस, 3 जीरोस। अब अगर 3 जीरोस होंगे तो वो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, तो सर 3 जगह पे कट करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x। तो अब तक जितना हमने सीखा, जितना हमने किया, उसमें हमें क्या समझ में आया कि पहला लीनियर में एक जीरो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, सीधी लकीर। दूसरा क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जीरोस पावर 2 होती है, दो जीरोस होते हैं और एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है नॉर्मल केसेस में। कुछ स्पेशल केसेस में एक बार या फिर एक भी बार भी कट नहीं करता है, पर नॉर्मल केसेस में दो बार करता है, ठीक है। अब क्यूबिक को अगर हम उसी लाइंस पे, उसी लॉजिक पे लेके जाएं तो क्यूबिक में पावर 3 मतलब 3 जीरोस होंगे और एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा उसका ग्राफ। तो यहां पे अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। चलिए, एक दे दिया हमें पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x, लेकिन जब भी ग्राफ बनेगा तो अकेले x नहीं बना पाएगा, y की सहायता लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए हम y को भी पिक्चर में लेके आ गए कि आ जाओ चलो हेल्प करो x की, क्योंकि x और y वैसे क्या है, पड़ोसी हैं। सर कहां पड़ोसी हैं, अरे अंग्रेजी पढ़े हो ना, ABCD में x के बाद क्या आता है, y। तो x y पड़ोसी नहीं हुए तो पड़ोसी पड़ोसी काम आता है। देखो कितना छोटा सा हमारा मैथमेटिकल लॉजिक है कि भैया पड़ोसी पड़ोसी काम आता है, इसलिए अक्सर x के साथ y, a के साथ b, p के साथ q, ऐसे चलते रहता है ना। चलो, नाउ लुक्स लाइक लेट अस लिस्ट अ फ्यू वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू अ फ्यू वैल्यूज ऑफ x। ऐसा ही करते हैं हम लोग, किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें x और y की वैल्यूज चाहिए होती है। तो यहां पे x की वैल्यूज अलग अलग हमने रखी, क्योंकि x हमारा यहां पे वह वैल्यू है जिसकी मदद से पूरा काम होगा। तो भैया x एक स्वतंत्र वैल्यूज वाला व्यक्ति है, तो आपने x की अलग अलग वैल्यूज रखी, जिसके हिसाब से x की वैल्यू रखने पर आपको कुछ अलग अलग y की वैल्यूज मिली, ठीक है। जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है x की अलग अलग वैल्यूज हमारी जो इक्वेशन बनी थी, हमारा जो पॉलिनोमियल बना था, उसमें रखने पे y की अलग अलग वैल्यूज प्राप्त हो रही हैं, कहीं 0, कहीं -3, कहीं +3। अब यहां देखो एक चीज जो आपको यहां पे ध्यान देनी है कि जो 0 आ रहा है y में वो 3 जगह पे आ रहा है,
y में शून्य आने का मतलब, सर y की वैल्यू शून्य आने का मतलब है पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो गया। और अगर पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो जा रहा है तो इसका क्या तात्पर्य है? सर इसका यही तात्पर्य है कि ये जो तीन वैल्यूज हैं x की, जिस पे हमारा y या फिर हमारा पॉलिनोमियल शून्य के बराबर रह गया, वो है हमारे जीरोस। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मार्क करते हुए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? सर हम तीनों पॉइंट्स, जो भी हमारे 4-5 पॉइंट हैं, उन्हें ग्राफ पेपर पे पहले ऐसे हाईलाइट करेंगे। जैसे जो पॉइंट है -2,0 तो ये एक डॉट बना दिया, फिर तीसरा पॉइंट इधर है, चौथा पॉइंट इधर है, पांचवा पॉइंट इधर है। फिर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे फ्री हैंड से। ठीक है, मानो आप रंग भर रहे हो तो यहां कहीं से शुरू किया, हर एक पॉइंट को जोड़ते हुए आगे बढ़ गए, बस कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो कैसा शेप मिल रहा है आपको? तो यहां पे देखो, लोकेटिंग द पॉइंट्स ऑन द टेबल ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉइंग द ग्राफ, वी कैन सी दैट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x³ - 4x एक्चुअली लुक्स लाइक द वन गिवन इन द फिगर। जब आप खुद भी ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पेंसिल का उपयोग करते हैं और स्केल का, कि ऐसे सीधी सीधी लकीर खींच दी। भाई आप छोटे बच्चे नहीं हो कि हर चीज पेंसिल स्केल से करोगे। यहां पे जो ग्राफ बनेगा थोड़ा फ्री हैंड से बनेगा। फ्री हैंड मतलब बस कलम को बहने दो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाओ और थोड़ा फ्री हैंड से बनाओ। ऐसे नुकीले पदार्थ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि एकदम ही चोटी बनाएंगे हम, एकदम ही पॉइंटेड, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा फ्री हैंड से बनाएं, वो थोड़ा ग्राफ लगेगा। ऐसे पॉइंटेड बनाएंगे थोड़ा तो अजीब सा लगेगा, है ना। तो क्या करना है आपको समझा दिया मैंने, थोड़ा सा स्पेशल टिप भी दे दी। अब यहां देखो आगे क्या लिखा है, वी सी फ्रॉम द टेबल अबव दैट। क्या लिखा हमने टेबल थे, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि -2 0 और 2 आर क्या है, आर जीरोस, क्योंकि -2 0 और 2 ऐसी वैल्यूज हैं x की जिनको हमने जब रखा हमारे पॉलिनोमियल में तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। मतलब एक तो पड़ोसी को मदद के लिए बुलाया, ऊपर से उस बेचारे को 0 के बराबर बना दिया, तो थोड़ा दुख तो होगा ना। तो इसीलिए ये हाईलाइट किया जा रहा है कि भैया y की वैल्यू 0 हो गई। मतलब ये y की वैल्यू 0 होने का क्या तात्पर्य है? सर तात्पर्य ये है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। और जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो उसे सदैव हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि ये हर रोज होने वाली एक्टिविटी नहीं है और इसका हमें जीवन में बहुत हेल्प होती है किसी भी आने वाली समस्या को सॉल्व करने में। ठीक है, अब सर वो कैसे, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, अभी तुम ध्यान दो पढ़ाई पे। चलो, तो आपने वैल्यूज ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व दैट -2 0 एंड 2 आर इन फैक्ट। अब ये ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि -2 0 एंड 2 आर एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो ये जनाब एक ही सेंटेंस में टेबल से सीधा ग्राफ पे आ गए। मतलब आपको टेबल और ग्राफ के बीच में कनेक्शन दिखाया जा रहा है कि जो ये टेबल पे जो वैल्यूज आई, टेबल पे जो वैल्यूज मिली, ये वही वैल्यूज हैं जो आगे जाके ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट बन रही हैं। कौन से पॉइंट्स का? उन पॉइंट्स का जहां पे ग्राफ, उन पॉइंट्स का जहां पे ग्राफ किसको टच कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो मतलब हमने टेबल से जो जीरोस निकाले वो हमारा ग्राफ भी सपोर्ट कर रहा है कि ये वही वैल्यूज हैं जो कि अगर मैं ग्राफ पे देखूं तो वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो मैथमेटिकली सॉल्व करके वैल्यूज पुट करके 3 वैल्यूज निकाली हैं, उन्हीं वैल्यूज को जब आपने ग्राफ से वेरीफाई किया तो आपको समझ में आ रहा है कि ग्राफ पे भी वही वैल्यूज हैं जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं। किस रूप में? एक्स कोऑर्डिनेट के रूप में हमें प्राप्त हो रही है, क्योंकि उन तीनों जगहों पे जहां पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे ऑब्वियस सी बात है y 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर केवल x का राज चलता है, y का राज नहीं चलता। ये आपको अच्छे से हमने बता दिया था। क्लियर? कैसे हम टेबल से ग्राफ पे आए और कैसे टेबल और ग्राफ के बीच में कनेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस द कर्व मीट द एक्स एक्सिस इन ओनली दीज 3 पॉइंट्स, जो आपका कर्व बना वो एक्स एक्सिस को 3 जगहों पे मिल रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों एक्स कोऑर्डिनेट
हमारे पॉलिनोमियल के ओनली जीरोज हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों एक्स की वैल्यूज हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज की वैल्यू है। ये आपको समझ में आया ये कैसे ग्राफिकली आप जीरोस के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिए आपको। लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। क्यों भैया? क्योंकि जैसे हमारे जीवन में विचित्र विचित्र परिस्थिति आती है, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट के अलग अलग परिस्थितियों को भी परखा जाता है। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। पहला ग्राफ जो है आपका वो किस प्रकार है कि वो एक्स एक्सिस पे ऐसे एक ही बार टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। लगभग लगभग मतलब एग्जैक्टली ऐसा है कि मतलब टच हो रहा है और उसी पे चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला केस अगर हम देखेंगे यहां पे, तो ये कैसा ग्राफ होता है? जैसे हमने यूनिक केस देखे थे, कुछ स्पेशल केस देखे थे क्वाड्रेटिक में, वैसे ही स्पेशल केस यहां पे भी देखने को मिलते हैं कि अगर जो मान लो आपका इक्वेशन ऐसा बन रहा है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, उस केस में आपका एक ही जीरो निकलता है और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि जो एक जीरो है उसको टच करते हुए निकल जाता है, ठीक है। और वहीं पे कर्व भी हो जाता है, क्योंकि भैया कर्व कितनी बार होना चाहिए? कर्व तो होना चाहिए कम से कम 2-3 बार, ठीक है। जैसा कि अगर मैं आपको एक और लॉजिक बताऊं यहां पे ग्राफ के बारे में, तो अगर आप रिवाइंड करें लीनियर वाले में एक्स एक्सिस से एक ही बार टच, तो जो ग्राफ है वो सीधे चले जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में ग्राफ कितनी बार टच होता है? 2 बार टच हो जाता है, क्योंकि 2 जीरो चाहिए। क्यूबिक में भी कुछ ऐसा ही मामला बनता है जहां पे आपका ग्राफ कितनी बार टच होता है। अगर मैं आपको पिछला वाला ग्राफ एक बार दोबारा दिखाऊं तो गिनो कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस को? 1 बार, 2 बार, 3 बार। और कितनी बार मुड़ रहा है? तो ये जनाब 2 बार ही मुड़ रहे हैं। तो जो लीनियर वाला ग्राफ होता है वो कैसा होता है? वो पुष्पा का दोस्त होता है कि मैं झुकेगा मुड़ेगा नहीं साला। तो ये देखो नहीं झुका मुड़ा, सीधा सीधा जा रहा है। जो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक वाला, वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा पुष्पा का दोस्त नहीं है, तो वो एक बार झुक जाता है, एक बार मुड़ जाता है। क्यूबिक तो दुश्मन है उसका, 2-3 बार मुड़ गया डर के मारे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे कि जैसे टच करने के लिए जितनी बार आपको टच होना है उतने बार मुड़ना पड़ेगा। तो क्यूबिक में 2 बार मुड़ा, क्वाड्रेटिक में 1 बार मुड़ा था। ये एक ऑब्जर्वेशन है, कहीं मैथमेटिकली यूज नहीं है पर लेकिन ऑब्जर्वेशन कभी कभी काम आ जाती है। अब जैसे यहां पे देखो, अगर आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन स्पेशल केस जहां पे आपके 2 ही जगह पे टच हो रहा है, लेकिन टच होने का पैटर्न देखो, एक जगह टैंजेंट के रूप में टच हो रहा है, दूसरी जगह प्रॉपर्ली ऐसे काट के जा रहा है, ठीक है। यहां पे जहां पे एक ही जीरो है केवल टैंजेंट के रूप में टच हो रहा है, काट के नहीं जा रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। ये डिफरेंस है। यहां पे देखो आपको ऐसा लग रहा है कि ये टैंजेंट हुआ और टच होते होते ही आगे निकल गया। यहां पे कैसा हो रहा है कि 0 के पास टैंजेंट के रूप में टच हो रहा है और 1 के पास तो बकायदा काट के जा रहा है। ये ऐसा पैटर्न क्यों बन रहा है? क्योंकि इनके स्पेशल केसेस है जहां पे जीरोस की वैल्यू या जो जीरोस आते हैं वो इतने स्पेसिफिकली 3 अलग अलग वैल्यूज नहीं आती हैं। किसी किसी केस में, जैसे ये वाले केस में एक ही जीरो मिलता है, यहां आपको शायद 2 जीरो देखने को मिलते हैं, 3 नहीं मिलते, तो इसीलिए कुछ अलग तरीके ग्राफ बनता है। पर बेसिक फंडा वही है कि नीचे से आएगा ऊपर तक जाएगा या ऊपर नीचे से जिगजैग होगा, पर जिगजैग कितना ज्यादा होगा ये थोड़ा अलग हो जाता है इन केसेस में, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, नोट दैट 0 इज द ओनली जीरो, इकलौता जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब। तो ये तो स्पेशल केस हो गया। From figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate of the only point where graph y equal to x cube intersects the x axis. A special case जहां पे आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के बावजूद एक ही जीरो मिल रहा है। आमतौर पे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब आप जीरोस निकालते हैं तो आपको 3 मिलते हैं, पर यहां पे ये स्पेशल केस में एक ही मिल रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्पेशल केस देखो। सिमिलरली सिंस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो वहां पे आपको 2 ही जीरोस मिलते हैं, ठीक है। 0 and 1 आर द ओनली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है कि 1 पे तो क्लियरली काट के जा रहा है, पर 0 पे थोड़ा टैंजेंट जैसा बना के जा रहा है,
ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है। ऑल्सो फिगर 2.8 देयर आर वैल्यूज आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। तो ये जो दो वैल्यूज थी कौन सी, 0 और 1, इन्हीं पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट अर्थात काट के जा रहा है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो हमने दो केस स्पेशल वाले डिस्कस किए, इनमें ग्राफ थोड़ा सा अलग बनता है क्योंकि ये स्पेशल केस है जहां पे आपका जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है, मतलब क्यूबिक है तो 3 जीरोस, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस, लीनियर है तो 1 जीरो, जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है उनसे हट के कुछ आपको रिजल्ट मिलते हैं। जैसे क्यूबिक होने के बावजूद 1 जीरो या क्यूबिक होने के बावजूद 2 जीरोस, बस तीसरा जीरो नहीं है। तो उस केस में क्या हो रहा है, यहां पे ग्राफ थोड़े से अलग बन रहे हैं और इनको देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। जैसे जो पहला वाला ग्राफ था वो देखो कैसा ऐसे ऊपर नीचे था, तो क्लियरली विजिबल था कि 3 जगह से कट कर रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, आपको ये गैप डिफरेंस समझ में आ गया क्या अलग था इन ग्राफ में। तो इसी के साथ हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए अब देखिए यहां पे हमें और क्या जानकारी दी गई है अबाउट दिस पूरा ग्राफ एंड ऑल। तो फॉर द एग्जांपल्स अबव वी सी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 जीरोस ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के हद से हद मतलब मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। क्या 3 से कम भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होते हैं। पर जब भी हम कोई भी इक्वेशंस डिस्कस करते हैं तो हम या इक्वेशन या पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं तो हम यही कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन का 1 जीरो, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस और क्यूबिक के 3 जीरोस होते हैं। क्योंकि पहली बात तो देखो ऐसी है कि 3 जीरोस आए, ऐसा हमारा दिली इच्छा होती है कि भैया तीनों जीरोस मिल जाएं ताकि हमारी इक्वेशन या हमारा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो, मतलब उसके जितने जीरोस होने चाहिए वो सारे हमारे पास उपलब्ध हों, बाकी कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, चलो in other words any polynomial of degree 3 can have at most का शुद्ध शाकाहारी हिंदी में मतलब होता है हद से हद, मतलब मैक्सिमम सबसे ज्यादा पॉसिबल कितने जीरोस? 3 जीरोस होते हैं, जैसा कि हमने अभी चर्चा की। देखते हैं यहाँ पे रिमार्क में क्या लिखा है। रिमार्क में लिखा है इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री n है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, मतलब अगर हम कहें कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री है कोई भी नेचुरल नंबर, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। जितनी डिग्री उतने पॉइंट्स, ये यहां पे कहने का तात्पर्य है। अगर डिग्री है 2 तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच करेगा? एटमोस्ट 2 जगह पर, मतलब कितने जीरोस होंगे? एटमोस्ट n जीरोस। अगर हम एग्जांपल देखें, मान लो अगर क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, तो उसकी पावर डिग्री कितनी? सर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री हो जाएगी 2, मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे 2, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा कितनी बार? तो इंटरसेक्ट करेगा 2 बार। ये मैं क्या बता रहा हूं? ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। ऐसी इक्वेशंस, ऐसे केसेस मिल जाते हैं जहां पे डिग्री होगी 2 पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1 और इंटरसेक्ट करेगा एट 1 प्लेस, या फिर डिग्री होगी 2, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0 लेकिन इंटरसेक्ट करेगा 0 बार। और ऐसा नहीं हो सकता कि डिग्री होगी 2 और नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3, ना मुन्ना ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके होने के चांसेस उतने ही हैं जितने कि फॉर एग्जाम्पल यहां से हमारे अभी मार्स जाने के, तो हम तो अभी जा नहीं सकते हैं ना, तो मतलब वो इम्पॉसिबल है फिलहाल। फ्यूचर में अगर आप लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे और कोनो रोड वोड बना देंगे बढ़िया जाने का तो बात और है, लेकिन फिलहाल तो इम्पॉसिबल है आपका हमारा जाना। ह्यूमंस पहुंच चुके हैं पर हम लोग अभी नहीं जा सकते। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने? 3 होना इम्पॉसिबल है और इंटरसेक्ट करना 3 बार इम्पॉसिबल है। 2 तक या 2 से कम
ठीक है, ये आप समझ गए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 2 बार आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारी इक्वेशंस में। किसी किसी में होता है कि 2 बार भी नहीं हो रहा है, 1 बार हो रहा है, और किसी किसी में तो 1 बार भी नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इमेजिनरी रूट्स वगैरह है तो फिर वो नंबर्स आपकी जो वो है कार्टेशियन प्लेन है उस पर नहीं ड्रॉ हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है। चलो कुछ प्रैक्टिस हो गई है, काफी थ्योरी हमने पढ़ ली है, हमें एग्जाम्पल 1 यहां पे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 हमसे क्या कह रहा है कि जनाब आपको हमने 6 अलग अलग ग्राफ दिए, मतलब 6 आपके पास, 6 आपके पास, मेरे पास नहीं, कुल मिला के 6 हैं, 3 तुम्हारे 3 मेरे। ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे सबसे पहला ग्राफ जो है, पहले उसका शेप देखो वो कैसे बना है। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखें तो ये थोड़ा सा सर्परूपी शेप है। सर सर्परूपी मतलब बेटा सर्प, सांप, ठीक है, उसको संस्कृत में या फिर जो तो अच्छी शुद्ध हिंदी उसमें सर्प कहा जाता है। तो ये जो सांप रूपी शेप है, ये जितना मुझे ध्यान है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखने को मिलता है। तो पहला ग्राफ जो है मेरा वो किसका है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, और उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। क्या इसमें कोई आपत्ति किसी को? वेरी गुड। अब सेकंड वाला जो है वो देखो केवल एक बार ऐसे बेंड हो रहा है, वो भी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये किसका होगा सर, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसके 2 जीरोस होते हैं। उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये भी कैसा है सर, ये भी सर्परूपी है, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा। कितने होंगे जीरोस, गिनो, 1 2 3। तो देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी 3, और अगर हमने यहां पे काउंट किए तब भी 3। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। केवल एक्स एक्सिस की बात होगी, वाई एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर, क्योंकि देखो पूरा जो मामला है वो एक्स का ही है, पी ऑफ एक्स है, वाई तो पी ऑफ एक्स की हेल्प करने आया है, वो स्वयं यहां पे कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए ये देखिए सर, ये तो सीधी लकीर है, स्ट्रेट लाइन, तो मतलब किसका होगा सर, लीनियर का होगा। वेरी गुड, लीनियर, LINEAR, मतलब कितने जीरोस, 1 जीरोस। देखो एक्स एक्सिस पे भी एक जगह कट कर रहा है। ये जो शेप है जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सर, अंग्रेजी भाषा में इसे कहा जाता है पैराबोला। बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखने को मिलता है और इसके भी 2 जीरोस। अब एक राज की बात बताऊं मैं यहीं पे कि सर ये जो पैराबोला आपने बनाया है ये ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? तो देखो उसका लॉजिक कुछ ऐसा है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर जो है, मतलब जो पहला वाला आपका वेरिएबल है, उसका यदि कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलता है, यदि नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है, तो आप ग्राफ देके ये भी बता सकते हैं कि इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज दिया है, मतलब ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो। अब यहां देखो ये कुछ अलग टाइप का सर्प दिख रहा है, मतलब ये काफी फ्लेक्सिबल है, और जो हमने क्यूबिक का पढ़ा है उसमें इससे कम ट्विस्ट एंड टर्न है कि नहीं? तो मतलब ये क्यूबिक का तो नहीं है। अच्छा, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे पहले हम वो गिन लेते हैं, क्योंकि वो गिनना हमारे लिए पॉसिबल है। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो मतलब ये हो जाएगी 4 जीरोस वाली पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बाय क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं? तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर 4 जीरोस वाली पॉलिनोमियल, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 1 2 या 3 नहीं 4 बार कर रहा है। ठीक है, तो सर 4 बार कर रहा है तो क्यूबिक क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि क्यूबिक में हमने रूल पढ़ा है, नियम कहता है कि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3, उससे ऊपर नहीं। तो उससे ऊपर अगर कुछ जा रहा है तो भैया ऑब्वियस सी बात है क्यूबिक का पार्ट नहीं है, तो वो अलग तरीके के पॉलिनोमियल का पार्ट है जिसके 4 जीरोस होते हैं, जिसका नाम बाय क्वाड्रेटिक होता है। आपको ये मैंने अभी बता दिया। चलिए एग्जाम्पल हमने यहां पे समाप्त कर दिया है, स्क्रीन कर दी है क्लियर। अब उसी पे देखो बेस यहां पे क्या है, यहां पे आ गया है आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बताइए, जैसे आपने एग्जांपल में सॉल्व किया, नंबर ऑफ जीरोस यहां कितने होंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन, मुझे भी दिख रही है, तो ये तो पता चल गया कि ये लीनियर है। लेकिन समस्या यहां पे ये है कि जो लीनियर का ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल बना है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। मतलब मैक्सिमम होना 1 चाहिए था, पर यहां पे 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होगा, 1 भी नहीं है। ठीक है, अब यहां देख लो सेकेंड वाला ये कैसा है, तो सर ये तो ऐसा सर्परूपी शेप ले रहा है, मतलब क्यूबिक है। क्यूबिक है तो कितने जीरोस, वैसे तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, पर क्योंकि जनाब एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे काट रहे हैं तो 1। ठीक है, अब यहां समझना, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि नियम अनुसार कितने जीरोस होते हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ग्राफ के हिसाब से बताइए कि कितने जीरोस होने हैं उस पर्टिकुलर ग्राफ के। ठीक है, या उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। तो जो नियम अनुसार तो 3 होने चाहिए, लेकिन क्योंकि इस ग्राफ ने नियम अनुसार मैक्सिमम 3 होने चाहिए, तो इस ग्राफ ने वो जो मैक्सिमम वाला नंबर है वो अटेन नहीं किया है। ये केवल एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, इसलिए 1 0। यहां पे अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रहा है तो 0 जीरोस। यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो 1 2 3, और शेप कैसा है, सर्परूपी है, तो मतलब फिर से क्यूबिक होगा। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे अब की बार, 3। और ऐसा क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां देखिए शेप कैसा है, तो सर क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि ये पैराबोला बना रहा है। कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 बार, इसलिए 2 लिख दिया आपने। ये शेप देखिए, यहां पे देखिए 1 2 3 4, कितने जीरोस, 4। क्या लिख सकते हैं आप इसको, कैसा पॉलिनोमियल है, तो बाय क्वाड्रेटिक का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी हम सुना दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये 4 बार कट कर रहा है। अब यहां पे देखेंगे तो 1 2 और यहां पे 3। लेकिन जब आप शेप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, इसका शेप क्यूबिक से ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वाला है। क्यूबिक वाले में अगर आप देखेंगे तो 2 बार ही ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, यहां जनाब तो 3-4 बार हो गए हैं कि भैया एक बार ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही कर रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस तो आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 ही दिख रहे हैं, पर इसको देख के आप क्यूबिक ना लिखें, गलती हो जाएगी। तो क्यूबिक गलत है यहां पे, क्योंकि ग्राफ क्यूबिक का नहीं है। क्यूबिक का जो ग्राफ होता है उस पे केवल ऐसे 2 बार ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, यहां तो ज्यादा बार आ रहे हैं। तो मतलब क्लियरली ये क्यूबिक का ग्राफ नहीं है, भले ही इसके 3 जीरोस हैं। आप बाय क्वाड्रेटिक का बोल के भी इसको लिख सकते हैं, पर और हाँ देखो आपको एग्जाम में बोला क्या है, वैसे भी सवाल में नंबर ऑफ जीरोस ही बताने हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इनके नाम लिखें, वो तो हम चर्चा कर रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने लिख दिए हैं। और एक और रीजन था नाम लिखने का कि जब यहां पे आप आते हैं इस लास्ट वाले पार्ट पे, आप देखते हैं कि 1 2 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3, और आप लिख देते हैं कि भैया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कौन सा पॉलिनोमियल है। अब गलती क्या होगी यहां पे कि भैया 3 बार कट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि 3 बार वाला हमेशा क्यूबिक ही होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा शेप भी चेक करना है। अगर वो जो सर्परूपी है जिसमें 1 बार या 2 बार ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, तब तो क्यूबिक बोलोगे। पर यहां इस केस में थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो पेचीदा है यहाँ पे डायग्राम, वो ज्यादा कर्व्स वाला है, तो इसमें क्यूबिक के बियॉन्ड है, वो क्यूबिक के आगे है। तो आप बाइक्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, उससे भी आगे हो सकता है। अब इसको जूम इन करके देखेंगे तो समझ में आएगा, अभी तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीरो से हमेशा नाम डिसाइड नहीं होता। ठीक है, ग्राफ का डिजाइन कैसा है, वो बना कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो केवल नंबर ऑफ जीरो से डिसाइड नहीं करना है, दोनों चीजें लेनी है। कौन सी, नंबर ऑफ जीरोस भी चेक करने हैं, और जो आपका ग्राफ बन रहा है उसका शेप कैसा है उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक समझा दिया, क्या गलती होती है वो भी बता दिया,
और कोई सेवा हो मेरे लायक तो बिल्कुल बतावें। चलिए स्क्रीन क्लियर हो चुकी है और शायद हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, लेकिन जाने से पहले और अगले वीडियो में आने के बाद, मतलब बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है अबाउट आवर प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 2 मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। तो सर प्लेटफॉर्म नंबर 1 क्या है? हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पे हम सब बहुत बार आते जाते रहते हैं, हमेशा भीड़ रहती है, जैसा कि हर शहर में होता है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो पक्का भीड़ रहेगी। तो चलो सर प्लेटफॉर्म नंबर 2 क्या है? तो देखो ये हमारी वेबसाइट है जो कि आपको गूगल पे डालते ही मिल जाएगा, magnetbrains.com। इसके फायदे मैं आपको बता दूं, बहुत फायदे हैं। देखो फायदा क्रमांक 1, हम में से कई लोग कई बार स्ट्रगल करते हैं हमारे किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट या फिर वीडियोस को ढूंढने में, तो वो जो समय आपका गवा देते हैं आप ढूंढने में, वो आपको यहां पे नहीं गंवाना पड़ेगा। आप हमारी वेबसाइट पे आइए, हमने सारे कंटेंट को पहले ही छान छान के अलग कर दिया है, ठीक है। तो आप बस किसी भी कंटेंट को पढ़े ना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के आप स्कूल में पढ़ते हैं, सीबीएसई में, तो आप यहां पे जाइए, कक्षा 10वीं के टैब पे क्लिक कीजिए। कक्षा 10वीं में जिस भी टीचर ने जो भी सब्जेक्ट जितनी भी बार पढ़ाया है वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए विभूति मैया की 3 फोटो लगी है, काहे भाई? फिजिक्स भी वही पढ़ाती है, केमिस्ट्री वही, बायो भी वही, तो तीनों से पढ़ना है आपको कि नहीं? तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। मैथ्स, हिंदी, संस्कृत सब है यहाँ पे, और पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके। बस आइए, यूज कीजिए, पढ़िए और अपने मार्क्स इंक्रीज कीजिए, टॉप कीजिए क्लास में, बढ़िया मजा आ जाएगा हमको तो उस बात पे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो भैया आपके हमारे फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे जो 100% फ्री एजुकेशन चलता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, उसमें आप मेरे साथ पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं गणित मैथ्स, है ना। और हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन देखा, कॉन्सेप्ट को रिव्यू किया और पहली एक्सरसाइज को निपटा दिया। अब हम अगले सेशन में क्या करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे एंड इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा प्रैक्टिस करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आप मैक्सिमम लोगों के साथ हमारा ये अच्छा सा इनिशिएटिव शेयर कर सके और आपको भी थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स मिले हमारे साथ साथ, है कि नहीं? मजा आएगा ना। चलो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।